तो हेलो माय डियर रियल स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे द एफ.एम. खान के बारे में। और आज हमारी सीरीज़ स्टार्ट हो रही है एफ.एम. खान की, जिसको है नाम है द फिज़िक्स ऑफ रेडिएशन थेरेपी। सो बिफोर मूविंग इनटू दिस चैप्टर, मेरा ये मानना है कि आप अगर इस सीरीज़ को ले रहे हो तो उसको पूरा कंप्लीट करें, ताकि ये जो पूरा बुक है ये आपके अंदर पूरी फिट हो जाए, और ताकि आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आ पाए। तो इसके अंदर अपन स्टार्ट करने से पहले अपन इसके अंदर थोड़ा सा इंट्रोडक्शनरी पार्ट देख लेते हैं। तो इसमें क्या आता है, सबसे पहले बेसिक फिजिक्स पार्ट फर्स्ट में, पार्ट सेकंड के अंदर आता है अपना क्लासिकल रेडिएशन फिजिक्स, और पार्ट थर्ड में आता है अपना मॉडर्न रेडिएशन थेरेपी। तो ये मॉडर्न, तो इन सब चीज़ों को ही अगर अपन देखते चले तो अपन को चैप्टर वाइज एक एक पार्ट कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले आता है अपना स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। इसके अंदर सबसे पहले क्या आता है, एटम। एटम से किसका बना होता है, एलिमेंट्स का। जब एलिमेंट्स के अंदर सबसे छोटी जो एंटिटी होती है उसको क्या कहते हैं, अपन एटम कहते हैं। एटम्स हर एक एलिमेंट में अलग अलग होता है। एक एलिमेंट के अंदर जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो एटम ही के बदौलत होती है। तो एटम क्या होता है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड इट इज़ द इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ अ मैटर। एटम के अंदर अपन छोटे कंपोनेंट्स में भी मतलब डिवाइड कर सकते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। इसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन के अंदर एक सेंट्रल कोर होता है जिसको अपन क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। तो इसके अंदर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का मास एक क्लाउड की फॉर्म में रहता है, जो कि एटम की मूव करता रहता है अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट। एटम का साइज़ आपको पता है 10⁻⁻10 मीटर होता है, और साइज़ ऑफ द न्यूक्लियस भी पता होना चाहिए कि भाई 10⁻⁻15 मीटर होता है। फिर अपन बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस की अपन बात करें तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो दो टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। जब एटम्स से प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी चार्ज होता है 1.60 इंटू 10⁻⁻19। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बराबर होता है। तो अपना जो एटम है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। एटम के अंदर अपन फॉर्मूला देख रहे तो AXZ, जिसमें A तो अपना क्या हो गया, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जिसको अपन बोलते हैं मास नंबर, और Z क्या हो गया, एटॉमिक नंबर। तो इसमें अपने और X क्या हो गया, इट इज़ द नेम ऑफ एलिमेंट। तो जैसे हीलियम है, हीलियम 42 लिखा हुआ है, तो इसमें क्या होता है, 4 तो क्या है अपना नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो आ जाते हैं, और ये 2 क्या कहलाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अपन इसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा है, आइसोटोप, आइसोटोन्स, आइसोबार्स, आइसोमर्स। ठीक है, अपन ने इसको इसी पार्ट। और आइसोमर्स, आइसोटोप्स क्या होता है, जिनमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। आइसोटोन्स क्या होता है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। आइसोबार्स क्या होता है, जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होता है लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। और आइसोमर्स क्या होता है, जिसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और सेम नंबर की न्यूट्रॉन्स होता है। अभी क्या होता है, कुछ कॉम्बिनेशन न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की वजह से क्या होता है, स्टेबल नॉन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियेट्स बनता है। जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1 होता है तो क्या स्टेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से वो रेडियो एक्टिव एमिट नहीं करता। अगर इससे ज़्यादा होता है तो भी वो रेडियो एक्टिव कंपाउंड है, अगर इससे कम है तो भी वो रेडियो एक्टिव कंपाउंड है। अब इसकी वजह से क्या करता है, जो इसमें जो रेडियो एक्टिव, अब जो रेडियो एक्टिव लाने के लिए वो क्या करता है, अलग अलग रेडिएशन एमिट करता है, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल। ठीक है, सो बस इसमें तो यही है। और इसमें क्या है, देयर आर 4 स्टेबल न्यूक्लियर, देयर बोर्ड, ऑड Z एंड ऑड Z। ये तो इसमें कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एटॉमिक मास और एटॉमिक एनर्जी यूनिट्स की। तो सबसे पहले अपना बात करें कि पहले अपन यूज़ करते थे एटॉमिक मास यूनिट, जिसको अपन क्या कहते थे, AMU। AMU क्या कहलाता है, इट इज़ द 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन सी एटम। ठीक है, तो एक AMU 1.60 इंटू 10⁻⁻ किलोग्राम के बराबर होता है। AMU को अपन किस में नापते हैं, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट में। और अनदर यूजफुल टर्म इज ग्राम एटॉमिक वेट। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं एवोगैड्रो नंबर की। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, इट इज़ 6.022 10⁻³ पर ग्राम एटॉमिक वेट। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स क्या कहलाता है, Na/AW, ग्राम एटम्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये अपना क्या कहलाता है कि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एटम्स अपने कहलाए जाते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल, ये देखो प्रोटॉन्स में कितना है, 0.007 AMU,
कि इलेक्ट्रॉन्स का मास क्या होता है, काफ़ी कम होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के, तो इसके लिए अपन क्या नापते हैं, इलेक्ट्रॉन के मास को 1 AMU करके चलते हैं। तो अपन को पता है कि भाई मास को अपन क्रिएट कर सकते हैं या फिर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या करता है, इट एक्ट एज अ ग्लू टू कीप द न्यूक्लियंस टुगेदर। द मास डिफरेंट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट, ठीक है। दिस एनर्जी, द बेसिक यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल एंड इज इक्वल टू द वर्क डन। वर्क डन का मतलब एनर्जी के बाद एक वर्क का मतलब क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो ये क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू 1 न्यूटन का फोर्स अगर 1 मीटर पे डिस्टेंस पे करता है तो क्या बन जाती है, जूल की एनर्जी बन जाती है। तो इसमें अगर अपन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लें तो 1 वोल्ट के अंदर अपन ने 1.60 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये केस के बराबर होता है 1.60 इंटू 10⁻⁻19, जो कि अपना एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, ठीक है। तो इसलिए अपन क्या कहते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, कि मतलब एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना वोल्टेज चार्ज है। दूसरा, आइंस्टाइन प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी क्या कहलाता है, E इजिकल्स टू MC स्क्वायर। इजिकल टू MC स्क्वायर क्या कहलाता है, 1 kg इंटू 3⁻8 का अपन स्क्वायर करते हैं, तो ये कितना आ जाता है, 5.62 10⁻19 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आ जाता है। एक AMU की बात करें तो वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। अच्छा, ये क्या होता है, मास और वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप है, जो कि जब मास लाइट की स्पीड के आसपास के पहुंच जाता है तब ये क्या हो जाता है, देयर इज अ मास डिफेक्ट। और इस मास डिफेक्ट को अपन डिनोट करते हैं m0/1/v² से। तो अपन काइनेटिक एनर्जी निकाले तो वो क्या होता है, चेंज इन एनर्जी। तो ई क्या होता है, MC² माइनस m0c²। तो ये क्या होता है, इस फॉर्मूले से होगा 1/√1 - v/v²/c² तो ये क्या करता है, रिलेटिव मास को मेजर करने के काम में आता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स में क्या प्रेजेंट होता है। तो अपना नील्स बोर है, इन 1913 ये इसने क्या बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं इन अ स्पेसिफिक ऑर्बिट। और ये क्या करता है कि भाई जो सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन अ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए मेंटेन रहता है। ऑन द बेसिस द एस्केलेटिंग रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन मस्ट रेडिएट एनर्जी। तो ये क्या करेगा कि भाई जो एस्केलेटिंग रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, क्लासिकल फिजिक्स के तौर पे अगर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अगर मान लो जैसे कोई एटम है, उसका ये इलेक्ट्रॉन है। अब मान लो इलेक्ट्रॉन के कोई इलेक्ट्रॉन है और वो इसके अंदर घूमे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर इसमें घूम रहा है तो हर बार घूमने की वजह से क्या होगा, हर बार घूमने की वजह से क्या होगा, इसके अंदर जो एक सेकेंड, तो हर बार क्या होगा, जब भी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घूमेगा तो घूमते घूमते फिर मान लो इसकी रेडिएशन कंप्लीट होगी, फिर उसकी रेडिएशन कंप्लीट होगी, धीरे क्या करेगा, वो न्यूक्लियस के अंदर आके गिर जाएगा। तो ये चीज़ बता रहे थे कि भाई जो एटम है कि वो स्टेबल कैसे है, ये चीज़ नील बोर्स ने बताई थी, ठीक है। तो नील्स बोर ने भी सिंपल सी बात बताई थी कि भाई कि यहाँ पे जो एनर्जी हो रही है वो कैसी होती है, कंटिन्यूस नहीं है, ये क्या है, डिस्क्रीट है। इसने क्या करा था, इसने क्या करा था, इलेक्ट्रॉन्स को एक शार्प, मतलब जो ऑर्बिटल्स को एक शार्प लाइन में डिस्कवर करा था, जिसको उसने नाम रखा था KLMN। और इसमें क्या बताया था कि भाई जब लाइट का एमिशन होता है तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्व करता है, फिर वो हाई एनर्जी में जाता है और फिर वो वापस से जब लो एनर्जी में जाता है तो वो क्या करता है, एमिशन ऑफ लाइट करता है, जो कि एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होती है, या फिर इसको बोलते हैं क्वांटम ऑफ एनर्जी। तो इसमें क्या आता है, इसमें अगर एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो एंगुलर मोमेंटम को क्या होता है, इट इज़ द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2π, जिसमें n क्या हो सकता है, कोई सा भी एक नंबर हो सकता है, होल नंबर, और जिसमें और h क्या होता है, इट इज़ अ प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट का मतलब इट इज़ द 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द आउटसाइड द न्यूक्लियस, ये क्या करता है, गवर्नमेंट मैकेनिज्म करता है, या पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कुछ आपने पढ़े होंगे जैसे बचपन में, ऑफबो प्रिंसिपल, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये सब क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट है, अपने इधर इसमें ज़्यादा नहीं देर का। आपको ये ध्यान रखने की बस इसमें K शेल होता है, L शेल, M शेल, O शेल होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर इसमें 2n² से पता कर सकते हैं, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि अपन एक शेल के अंदर बहुत सारे भर सकते हैं, इसकी लिमिट होती है कि शेल के अंदर अपन 2 भर सकते हैं, एल शेल में 8 भर सकते हैं, एम शेल में 8 भर सकते हैं और एन शेल में भी अपन 2 भर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एटॉमिक एनर्जी लेवल। इसमें अपन एनर्जी लेवल डायग्राम्स बनाते हैं। ये देखिए, द बाइंडिंग एनर्जी डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोलम्बिक फोर्स। अच्छा, किसी भी अलग अलग शेल्स के अंदर उनकी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी होती है। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब जो उनके अंदर का जो न्यूक्लियस है वो उनको कितने अच्छे से वहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड करके रखा हुआ है। जितना बड़ा अगर जितना पास में इलेक्ट्रॉन होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, उसकी बाइंडिंग एनर्जी होगी, क्योंकि उतनी एनर्जी उसको बाहर निकालने में लगेगी। और जितना दूर एटम होगा उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, उतनी कम होगी। ठीक है। टंगस्टन जिसका एटॉमिक मास 74 है, उसके बाइंडिंग एनर्जी 69, 5000, 11,000 और 22,500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। आउटर शेल एनर्जी इंस्टेबिलिटी, ठीक है। इफ़ द एनर्जी इज इम्पार्टेड टू वन ऑफ द वैलेंस सिलेक्टेड टू हाई एनर्जी लेवल, तो इसकी वजह से अगर कोई भी एक एनर्जी इन के ऊपर पड़ती है तो क्या करेगा, तो इनके यहाँ के इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी में चले जाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा, एटॉमिक स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, एनर्जी क्या करेगी, मतलब वापस से एनर्जी का इरेडिएशन होगा, और जो एनर्जी रेडिएशन होगा वही क्या करेगा, एमिशन करेगा रेडिएशन का। ठीक है। इफ सफिशिएंट एनर्जी इज इम्पार्टेड टू द इनर ऑर्बिटल सो इट कम्प्लीटली इजेक्ट फ्रॉम द एटम, तो अगर वो मान लो बहुत ज़्यादा एनर्जी पड़ी तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस एटम को छोड़ देगा और वहाँ पे क्या हो जाएगा, वैकेंसी और होल क्रिएट हो जाएगा, जो कि दूसरा इलेक्ट्रॉन भर देगा ऊपर हायर ऑर्बिट से आकर। ठीक है, तो एनर्जी को कंजर्व करने के लिए तो उसको क्या करेगा, ये ट्रांजिशन कैसा होगा, बाय द एमिशन ऑफ रेडिएशन, जिसको अपन क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेस। तो जो और इजेक्शन ऑफ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन, जो शेल निकला आउटर इलेक्ट्रॉन्स को अपन क्या कहते हैं, ऑगर इलेक्ट्रॉन से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं न्यूक्लियर फोर्स का। तो न्यूक्लियर फोर्स के अंदर क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर पता है कि भाई जो न्यूट्रॉन्स होता है उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता, और जो प्रोटॉन होता है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब ये होता है कि भाई ये दोनों पार्टिकल्स आपस में इतना बाइंडली कैसे है, तो उसके अंदर क्या आता है, न्यूक्लियर फोर्सेस आता है। ये न्यूक्लियर फोर्सेस क्या करते हैं, वो शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं जो कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स को आपस में बाइंडेड करके रखते हैं। ठीक है, तो इसमें आप अगर अपन फोर्स की बात करें तो ज़्यादातर 4 डिफरेंट टाइप्स के फोर्सेज होते हैं। पहला होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स और चौथा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूक्लियस का काफ़ी वीक होता है, उसको अपन मेजरली इग्नोर कर देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स न्यूक्लियस का काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में लगता रहता है। ठीक है, इसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या करता है, ये भी न्यूक्लियस को न्यूक्लियस के अंदर जोड़ के रखता है। और वीक न्यूक्लियर फोर्स काफ़ी वीकर होता है, और ये कुछ रेडियो एक्टिव डिकेज के अंदर ही अपन को दिखाई देता है। फिर अपन बात करते हैं कि भाई न्यूक्लियस का, जब अपन न्यूक्लियर का डायमीटर 10⁻⁻15 होता है, कि भाई अपन ये बात करते हैं कि न्यूक्लियस के पास 0 पोटेंशियल एनर्जी है, और ये क्या करता है, इन्फाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस। ठीक है, ऑल राइट। तो आज अपन बात करते हैं, फिर उसके बाद क्या आता है कि अपना जो पोटेंशियल बैरियर है, तो पोटेंशियल बैरियर है तो ये क्या बताता है कि ये न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी दिखाता है। ये देखिए, इसके अंदर ये अपना कोबाल्ट रहा, ये ईमेक्स रहा, और यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है जो हायर हो गया था, ये क्या करता है, 2 टाइप की गामा रेज एमिट करता है। एक होता है 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, और दूसरी होती है 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो ये अपने 2 फोटॉन्स ये क्या करता है, एमिट करता है। Coulombic preventing the particle from approach. However, if the particle is able to close within the range of the repulsive force will be overcome and will be able to enter the nucleus. ठीक है, अगर मान लो कोई भी पार्टिकल है वो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास से गुजर रहा है, तो स्ट्रॉन्ग विद ऑफ द स्ट्रॉन्ग द रिपल्सिव फोर्स भी ओवरकम एंड पार्टिकल क्या करेगा, न्यूक्लियस के अंदर जा सकता है। ठीक है,
तो ये इसमें सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल पार्टिकल फुल रिक्वायर्स अ मिनिमम एनर्जी इक्वल टू द हाइट ऑफ द पोटेंशियल बैरियर। नहीं ठीक है, इसमें कुछ खास ज़्यादा है नहीं। न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स की बात करें तो शेल मॉडल ऑफ द न्यूक्लियस अज्यूम दैट न्यूक्लियॉन्स आर अरेंज इन शेल्स represent discrete energy state of the nucleus similar to the atomic energy level. If energy is imparted to the nucleus, it may be raised to the higher excited state, where it returns to the lower energy state, a give off energy equal to the energy difference of the two state. ठीक है, जब अपन किसी न्यूक्लियस के अंदर एनर्जी इम्पार्ट करेंगे तो क्या करेगा, वो हाई स्टेट में चला जाएगा। जैसे वो अपनी लोएस्ट स्टेट में आएगा, ये क्या करेगा, अपनी एनर्जी दे देगा, और जो एनर्जी का डिफरेंस है वही अपने अंदर वही अपने दिखा देगा। इसके अपन एग्जांपल देखें तो डीके स्कीम, जिसमें अपन बात करते हैं कि भाई वर्टिकल एक्सिस एटॉमिक एन नंबर को अपन प्लॉट करते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ये क्या दिखाता है, कोबाल्ट 60 में। इसमें अपन क्या कर रहा है कि भाई अपन ने कोबाल्ट 60 के एटम्स को अपन ने क्या करा, न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड करा। तो जो न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड करने पर जो एक्साइटेड न्यूक्लियन से पहला उसने पार्टिकल निकाला, बीटा पार्टिकल, जिसने 2 सक्सेसिव जंप करे तो 2 पैकेट्स ऑफ फोटोन निकाले, नहीं 2 पार्टिकल्स निकाले, 2 पैकेट्स ऑफ एनर्जी निकाली, जिनको अपन क्या कहते हैं, फोटॉन्स कहते हैं। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स द एमिशन और रिजल्ट ऑफ द न्यूक्लियर ट्रांजिशन इन विच न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियर डिस्क्रीटेड इनटू फोटोन, इलेक्ट्रॉन एंड अ न्यूट्रिनो। यह करता है जो बीटा पार्टिकल है ये किस में डिसइंटीग्रेट करता है, प्रोटॉन्स में, एक इलेक्ट्रॉन में और एक न्यूट्रिनो में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कोई भी न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रिनो में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पार्टिकल रेडिएशन। पार्टिकल रेडिएशन का मतलब क्या होता है भाई, रेडिएशन का मतलब क्या होता है, एन एमिशन एंड प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी थ्रू स्पेस और मटेरियल मीडियम। जब अपन पार्टिकल की रेडिएशन की बात करते हैं कि भाई तो इसका मतलब क्या होता है, एनर्जी प्रोपगेट बाय ट्रेवलिंग कॉर्पस्कल, वी हैव डेफिनेट रेस्ट मास एंड एनर्जी हैविंग अ डेफिनेट मोमेंटम एंड डेफिनेट पोजीशन एट अ इंस्टेंस। कुछ खास नहीं है इसके अंदर। तो डी ब्रॉगली ने एक हाइपोथेसिस इंट्रोड्यूस करती है जिसमें बताया था ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर की, मतलब इसने बताया था कि भाई कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के अंदर मतलब अगर अपनी ऑर्बिट पे घूम रहा है तो वो अपने साथ एक वेव एग्जिबिट करेगा। तो इसके अंदर क्या होता है, वेव समटाइम्स बिहेव लाइक पार्टिकल्स एंड पार्टिकल्स समटाइम्स बिहेव लाइक वेव्स। ये इसमें सिंपल सी बात बताई करी थी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स की। एलिमेंट्री पार्टिकल्स अपन को पता है जो क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। 2 क्लास है पार्टिकल के, फर्मियंस एंड बोसॉन। फर्मियंस अपन बात करते हैं पार्टिकल्स जो कि मेट्रो एंटीमेटर से बनते हैं, है ना। और अपन 6 फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करते हैं। सबसे पहले होता है और हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स। पार्टिकल्स क्या होता है जिनमें इंटीग्रल नंबर 0, 1, 2 होता है। और क्वार्क्स, अब अपन 6 फंडामेंटल फर्मियंस को अपन ने 2 पार्ट्स में बांटा है, क्वार्क एंड लेप्टॉन्स। तो जो अपने क्वार्क्स होता है ये कौन कौन से होते हैं, अप पार्टिकल, डाउन पार्टिकल, चार्म, स्ट्रेज, टॉप एंड बॉटम। और जो अपने लेप्टॉन्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यून्स, म्यून न्यूट्रिनो, टाउ, टाउ न्यूट्रिनो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि भाई 12 पार्टिकल्स के अलावा 12 कॉरस्पॉन्डिंग पार्टिकल्स भी होते हैं जो कि डिस्कवर करते हैं पाउल डिरैक ने। तो इसने क्या बोला था कि भाई हर एक पार्टिकल के साथ उसका एंटीमेटर, हर एक पार्टिकल मैटर के साथ देयर मस्ट बी अ प्रेजेंस ऑफ अनदर पार्टिकल और एंटीमेटर, जिसका मास तो सेम होगा लेकिन चार्ज क्या होगा, अपोजिट होगा। तो इसमें क्या होगा, 6 तो एंटी क्वार्क्स होंगे और 6 एंटी लेप्टॉन्स होंगे। ठीक है, फिर अपन आते हैं क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक थ्योरी। ये क्या बताता है कि भाई मैसेंजर पार्टिकल्स होते हैं, ये करते हैं ट्रैवल रहता है स्पीड ऑफ लाइट। तो अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करें उसमें फोटॉन्स यूज होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स में 8 ग्लूऑन्स, वीक फोर्स में W+, W-, Z0 और ग्रेविटी में ग्रेविटॉन। ऐसे इसको डिटेक्ट नहीं करा गया आज तक, लेकिन देयर इज अ चांस कि यही प्रेजेंट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब ये लाइट की स्पीड पे पहुंचने की कोशिश करते हैं तो ये एक्सेलरेशन इंक्रीज हो जाता है, तो ये क्या वजह, इनकी वजह से इनका मास भी बढ़ जाता है। ठीक है, W+ अपना इलेक्ट्रॉन के लिए आता है, एन न्यूट्रिनो के लिए W- अपॉन एंटी न्यूट्रिनो के लिए Z0 अपना पॉजिट्रॉन के लिए, और इलेक्ट्रॉन ये कुछ खास नहीं है, इसमें ज़्यादा करने की बात नहीं है। तो इसी के साथ अपना ये पहला शायद नहीं, अभी तो काफ़ी कुछ बचा है। हिग्स बोसॉन के पार्टिकल्स में भी ऑब्जर्व करा गया था जुलाई 2012 के अंदर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बात करूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, एक फिनोमेना है जिसके अंदर लाइट वेव्स, हीट वेव्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, अल्ट्रावायलेट रेस, एक्स रेज और गामा रेस का स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है,
तो मैक्सवेल ने क्या बताया था, इट इज़ द फॉर्म ऑफ ऑस्किलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इन्होंने क्या बताया था कि जो वेव होती है वो ऐसे मान लो ये अपना इलेक्ट्रिक वेव, और ये अपनी मान लो मैग्नेटिक वेव, जो कि एक दूसरे के पार्टिकल होता है इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ठीक है, तो ये अपने इस तरीके से काम करता है। तो इसमें क्या होता है, दे आर फॉर्म एट राइट एंगल्स टू ईच अदर एट एन एनर्जी गिवन डिस्टेंस। तो इसका फॉर्मूला होता है सी इज इक्वल टू वी इंटू लेमडा, जिसमें सी होती है अपनी स्पीड ऑफ लाइट, वी होती है अपनी साइकिल्स फ्रिक्वेंसी होती है, और लेमडा होता है अपना वेवलेंथ। ये देखो, यही अपने शो करने की बात कर रहा था ये चीज़। इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ठीक है, अब इसके अंदर थोड़ा सा और टॉपिक बचा है कि भाई ह्यूमन आई की जो वेवलेंथ होती है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के आसपास होती है। ठीक है, अब इसमें कुछ रेडिएशन देखे गए, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, कुछ एक्सरे क्रिस्टल्स में भी एक्सरे का यूज़ करा गया क्रिस्टल्स में यूज़ करने के लिए। क्वांटम मॉडल, इसमें आपको पता होना चाहिए कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पन स्पेक्ट्रिंग, तो इसके लिए अपन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पार्टिकल्स की तरह देखना चाहिए। तो इसकी वजह से ई इक्वल टू एच म्यू। ठीक है, तो ई होता है अपना जूल, एच होता है प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34, और वी होता है अपना फ्रिक्वेंसी। इसका फॉर्मूला होता है ई इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। एच और सी की, एच की वैल्यू अपन को फिक्स है ही, सी की वैल्यू अपन को पता है ही, स्पीड ऑफ लाइट होती है, दोनों को मल्टीप्लाई करा तो क्या है 1.24 इंटू 10⁻⁻6 इंटू लेमडा। ठीक है, तो इसी के साथ ही ये थोड़े बहुत अपने की पॉइंट्स है, इसको आप थोड़ा सा दिमाग में याद कर लेना। एटम क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन होता है। डायमेंशंस दे रखी है, फॉर्मूला दे दिया आपको, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, आइसोटोप, आइसोटोन्स, आइसोबार, आइसोमर दे दिया, न्यूट्रॉन की स्टेबिलिटी दे दी। ठीक है, एटॉमिक मास आपको पता है 1/12 मास होता है कार्बन का। एवोगैड्रो नंबर, मास एनर्जी इक्विवेलेंस इज इक्वल टू mc², 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके अंदर के एलिमेंट शेल होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ 2n²। ठीक है, ये सब आपको पढ़ना ही है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स 6 पार्टिकल्स होते हैं अपने, इलेक्ट्रॉन्स के एंटीमेटर होता है, फर्मियंस होता है, फर्मियंस के अंदर ईस्ट पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल होता है। ठीक है, तो इसी के साथ अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप यू विल एबल टू अंडरस्टैंड दिस।